नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। सबसे पहले हेडलाइंस। पुतिन ने अमेरिका की बखिया उधेड़ी यूक्रेन युद्ध के लिए ठहराया जिम्मेदार। भारत को मिलेगा अदृश्य ब्रह्मास्त्र, चीन से पाकिस्तान तक दहशत। शुरुआत करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, जिन्होंने अमेरिका के मशहूर पत्रकार टकर कार्लसन को अभी एक इंटरव्यू दिया है जो इस वक्त सारी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उनकी खासियत यह है कि वो अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के कह देते हैं। अगर किसी की तारीफ करते हैं तो दिल से करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पुतिन ने किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोल के तारीफ की थी। मोदी की विदेश नीति की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा था कि मोदी को कोई डरा या धमका नहीं सकता और वे वही फैसले करेंगे जो भारत के हित में होंगे। टकर कार्लसन के साथ इंटरव्यू में पुतिन ने अमेरिका की जमकर आलोचना की है और उसे यूक्रेन युद्ध के लिए दोषी ठहराया है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पुतिन ने इस इंटरव्यू में क्या क्या कहा, मैं आपको ये बता दूं कि ये टकर कार्लसन है कौन। टकर कार्लसन अमेरिका के एक बहुत ही नामी पत्रकार हैं। उनका एक लंबा करियर रहा है। CNN में उन्होंने काम किया, उसके बाद वो PBS में गए। फॉक्स न्यूज़ में वो प्राइम टाइम एंकर थे। फॉक्स न्यूज़ में उन्होंने लगभग 15 साल काम किया। ऐसा माना जाता है कि टकर कार्लसन डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों में से हैं। कहते हैं कि टकर कार्लसन के कहने पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे डिसीजंस लिए। ट्रंप के बारे में ये भी कहा जाता है कि अभी जो वहाँ पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप टकर कार्लसन को अपना रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने साथ उनको रनिंग मेट बनाना चाह रहे थे, लेकिन कार्लसन ने मना कर दिया। टकर कार्लसन मूल रूप से एक राइट विंगर जर्नलिस्ट हैं और इंटरव्यू के पहले उन्होंने आरोप लगाया था, पुतिन का इंटरव्यू करने से पहले उन्होंने जो बाइडन और उनकी सरकार पे ये आरोप लगाया था कि पुतिन का इंटरव्यू रुकवाने के लिए उन लोगों ने उनकी जासूसी की, उनके SMS वगैरह ट्रेस किए और इस इंटरव्यू को रुकवाने की काफ़ी कोशिश की। अब उनका कहना यह था कि भाई जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिकी मीडिया ने पुतिन से मिलकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि पुतिन का पक्ष क्या है इस युद्ध के बारे में। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी तक सिर्फ अज्यूम करते जा रहे हैं, लेकिन पुतिन से कोई सीधे बातचीत नहीं हुई है। इसलिए टकर कार्लसन का यह कहना है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू करने का फैसला किया। मैं आपको बताऊं कि पुतिन ने 2021 में पिछली बार CNBC को इंटरव्यू दिया था और वो किसी अमेरिकन मीडिया को दिया गया उनका आखिरी इंटरव्यू था। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से पुतिन ने किसी भी अमेरिकन पत्रकार को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अब टकर कार्लसन उसके बाद पहले अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं जिनको पुतिन ने इंटरव्यू दिया है। देखिए, पुतिन ने इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही हैं। ये इंटरव्यू लगभग 2 घंटे का है। अब इतनी सारी बातें कही हैं कि हर बात को यहाँ विस्तार से नहीं बताया जा सकता। मुख्य रूप से मैं आपको ये बताऊंगा कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या कहा और उनका नज़रिया क्या है यूक्रेन युद्ध के बारे में, जिसके लिए टकर कार्लसन ने ये कहा कि वो ये इंटरव्यू करने जा रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए पूरी तरह से अमेरिका को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि यूक्रेन ने अमेरिका के कहने पर ही रूस के साथ बातचीत भी बंद कर दिया था। यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ही 2014 में यूक्रेन में तख्ता पलट करवाया और इसके बाद जिन लोगों ने इस तख्ता पलट का विरोध किया उस पर अमेरिका समर्थित सरकार की सेना ने जमकर अत्याचार किए और उसके बाद जब डोनबास और क्रीमिया वाले इलाके के लोगों ने रूस से मदद मांगी तो रूस के सामने और कोई रास्ता नहीं था। रूस को उनकी मदद के लिए, उनकी रक्षा के लिए आगे आना पड़ा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन ने यह कहा इस इंटरव्यू में कि 2008 में नेटो ने अपने दरवाजे यूक्रेन के लिए खोल दिया था। 2008 में ही 2014 में यूक्रेन में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से ही रूस और यूक्रेन के संबंध बिगड़ने लगे। अब रूस को यह मंजूर नहीं था कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाए, क्योंकि अब यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बनता है तो बिल्कुल उनके दरवाजे पे आ जाने की जो बात कहते हैं, पड़ोसी अगर है वो नेटो में चला गया तो दरवाजे पे आ गया ना वो, तो ये रूस को मंजूर नहीं था। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताई पुतिन ने कि किस तरह से बिल क्लिंटन
के साथ एक बार जब उनकी मीटिंग हुई 2001 के आसपास, तो पुतिन ने कहा कि देखो अब तो शीत युद्ध खत्म हो गया है, कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, और आपने ये जो नेटो बनाया है वो तो आपने रूस के खिलाफ बनाया था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप रूस को भी या तो नेटो में शामिल कर लीजिए, नेटो का मेंबर बना लीजिए। कहते हैं पुतिन ने इस इंटरव्यू में बताया कि पहले तो बिल क्लिंटन इसके लिए राजी हो गए, जब सुबह में उनसे उनकी बातचीत होती है तो वो इसके लिए राजी हो गए थे, लेकिन शाम को डिनर के वक्त जब पुतिन मिलते हैं बिल क्लिंटन से तो क्लिंटन ने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, ये अभी नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि सुबह में हाँ कहने के बाद बिल क्लिंटन ने अपने एडवाइजर्स के साथ बात की होगी, एनएसए के साथ बात की होगी, पेंटागन के साथ बात की होगी, जिन लोगों ने मना कर दिया होगा। तो शाम को जब मुलाकात होती है बिल क्लिंटन की और पुतिन की, तो वो मना कर देते हैं कि भाई आप इस वक्त नेटो का मेंबर नहीं बन सकते। पुतिन ने ये भी कहा कि यूक्रेन ने मिन्स्क अग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया था, जो डोनबास के युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बाद तय हुआ था। डोनबास में जो युद्ध चल रहा था उसको रोकने के लिए एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ था जिसमें सबकी सहमति थी, लेकिन पुतिन का ये कहना था कि भाई यूक्रेन ने उसको भी मानने से मना कर दिया, और ये बिल्कुल ही एक होस्टाइल अप्रोच था यूक्रेन का, और पुतिन ने इसके लिए भी अमेरिका को ही दोषी ठहराया है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी नेताओं को ये एहसास हो गया है कि रूस को स्ट्रैटेजिक डिफीट देना संभव नहीं है, रणनीतिक हार देना असंभव है, और वो ये सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनको आगे आना चाहिए और उन्हें हमसे बातचीत करनी चाहिए। पुतिन ने एक बात और भी साफ कर दी कि नेटो के जो मेंबर्स हैं, जो देश हैं, उनके ऊपर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं है। ऐसी खबरें बार बार चलती रहती हैं कि क्या रूस नेटो मेंबर्स पे हमला करेगा। पुतिन ने इसे साफ इनकार कर दिया गया। जब उनसे स्पेसिफिकली ये पूछा गया कि क्या वो नेटो मेंबर पोलैंड में रूसी सेना भेजेंगे, तो पुतिन ने जवाब दिया कि वो तभी भेजेंगे अगर पोलैंड रूस पर हमला करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पोलैंड, लातविया या कहीं और में कोई दिलचस्पी नहीं है। पुतिन का कहना है कि उनका ना तो कोई पोलैंड में दिलचस्पी है, ना लातविया में, ना कहीं और है, और वो ऐसा क्यों करेंगे। उन्होंने साफ किया कि किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर अटैक करने में पुतिन की कोई दिलचस्पी नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका ने रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया है उसका कोई खास असर उसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। और ब्रिक्स की चर्चा करते हुए पुतिन ने कहा कि एक समय होता था जब G7 का जीडीपी काफ़ी ज़्यादा होता था दुनिया में, एक तरह से वो डोमिनेट करते थे, लेकिन आज की तारीख में जैसे ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, तो ब्रिक्स का अगर टोटल जीडीपी को हम लोग एक साथ मिला दें तो वो G7 से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब कि एक वक्त अमेरिका और उसके सहयोगी जिस तरह से वर्ल्ड ट्रेड को डोमिनेट करते थे, वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट करते थे, अब आज वो स्थिति नहीं रह गई है। ब्रिक्स एक ज़्यादा पावरफुल ऑल्टरनेटिव के तौर पे उभरा है। अब देखिए, ये जो यूक्रेन युद्ध है ये फरवरी 2022 में शुरू हुआ। पुतिन ने बताया इस इंटरव्यू में कि यूक्रेन अप्रैल 2022 में इस्तांबुल में इस शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर सहमत होने के लिए लगभग राजी हो गया था, और एक जब जो डील थी उस डील के तहत रूसी सेना कीव के पास, जो यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ से पीछे हट रही थी, काफ़ी पीछे हट भी गए, लेकिन इससे पहले कि कोई एक लॉन्ग स्टैंडिंग कोई एग्रीमेंट हो पाता, अमेरिका के दबाव में यूक्रेन जो है वो इस समझौते से पीछे हट गया। तो पुतिन ने इस इंटरव्यू में पूरी तरह से अमेरिका की कलई खोल दी है और बताया है कि किस तरह से ये अमेरिकन इंटरफेरेंस है, अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनका इंटरफेरेंस है, जिससे कि यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं हो पा रहा है। शुरुआत भी उन लोगों ने करवाया, यूक्रेन को इनकरेज किया कि भाई आप नेटो का मेंबर बनो, वहाँ से सारी बातें शुरू हुई, और आज की तारीख में वो ये भी नहीं चाह रहे कि युद्ध किसी भी तरह से खत्म हो। और पुतिन ने जो बातें कही हैं वो अमेरिका के लिए इतनी कड़वी हैं कि चुनावी साल में, देखिए अमेरिका में ये चुनावी साल है, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे से मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं, भी प्राइमरी चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के बीच में ही ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ही होंगे। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए हैं व्लादिमीर पुतिन ने, निश्चित रूप से वो जो बाइडन को तो पसंद नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल क्षमता में काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है।
आपने सुना होगा भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है। इसका एक नया वर्जन भारत तैयार कर रहा है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, ब्रह्मोस एनजी। ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है और ये जो नया वर्जन बनेगा ये इसका उड़ान परीक्षण 2025 के अंत से पहले शुरू होने की उम्मीद है। जो नया ब्रह्मोस एनजी रॉकेट है इसके पहले फ्लाइट सैंपल की लॉन्च तारीख 2025 के अंत और 2026 के शुरुआत में आएगी, ऐसा मानना है ब्रह्मोस के निर्यात निर्देशक प्रवीण पाठक का। जो इस वक्त आपको मालूम होगा सऊदी में एक डिफेंस शो चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले तक चल रहा था वो, वहीं पे ब्रह्मोस के जो निर्यात निदेशक हैं, जो एक्सपोर्ट डायरेक्टर हैं प्रवीण पाठक, उन्होंने ये बात कही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिसाइल वास्तव में है क्या, जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है उसकी क्या खूबियाँ होंगी और किस तरह से ये भारत के फायर पावर को और बढ़ाएगा, मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। यह मिसाइल जैसा कि आप सब जानते हैं ब्रह्मोस भारत और रूस का एक ज्वाइंट वेंचर है। इसके नेक्स्ट जनरेशन के टेस्टिंग की घोषणा तब हुई जबकि भारत के पास ऑलरेडी लगभग $7 अरब के ऑर्डर हैं। बहुत सारे देशों को ये मिसाइल सप्लाई किया जा चुका है और नए नए ग्राहकों की तलाश भी हो रही है। अब ये ब्रह्मोस भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। इसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा? इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से जुड़कर बना है। इस मिसाइल को हवा, समुद्र और उप समुद्र प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के लंबी दूरी तक जाने वाले एक संस्करण को बनाया जा रहा है। वहीं चीन के खतरे को देखते हुए भारत इस रॉकेट के एक स्टील्थ वर्जन को भी और ज़्यादा कॉम्पैक्ट वर्जन को भी विकसित करने में तेजी से प्रयास कर रहा है। अब आप समझिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। चाइना इसमें काफ़ी कुछ काम कर चुका है, उसने स्टील्थ फाइटर जेट भी बना लिया है। भारत उससे मुकाबला करने के लिए ब्रह्मोस में भी स्टील्थ जो फीचर है उसको ऐड करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो नेक्स्ट जनरेशन जो ब्रह्मोस मिसाइल बनेगा उसमें स्टील्थ फीचर होगा जो इसका आप कह सकते हैं यूएसपी होगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पहले से ही ब्रह्मोस एनजी पर काम शुरू कर दिया है। यह मौजूदा मिसाइल का हल्का और गुप्त संस्करण होने की उम्मीद है। इसकी सबसे खास बात यह है कि जब इसमें स्टील्थ फीचर आ जाएगा तो दुश्मन के जो रडार हैं वो इसे पकड़ नहीं पाएंगे, ये दुश्मनों के रडार से छिपा रहेगा। जैसा कि भारतीय सेना प्रमुख ने कुछ समय पहले कहा था कि ब्रह्मोस भारत की सबसे घातक हवाई लड़ाकू संपत्तियों में से होगा, जिससे कि आने वाले समय में भारत सटीक मारक क्षमता से लैस मिसाइल लॉन्च कर पाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया भर में हो रहे संघर्षों को देखते हुए सटीकता और लंबी दूरी की मारक क्षमता के महत्व को रेखांकित करेगा भारत का ये नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल। अगर एक बार भारतीय सेना के पास ये ब्रह्मोस एनजी मिसाइल आ जाएगा तो निश्चित रूप से भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक एज मिल जाएगा। देखिए इस तरह की मिसाइल ना तो अभी चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। अब पाकिस्तान की तो बात ही क्या करना है, पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स है, वो सब चाइना से आते हैं। जब तक चाइना के पास ये नहीं होगा तब तक पाकिस्तान के पास तो होगा नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल एक गेम चेंजर होगा और भारत के पास इस मिसाइल के आने की खबर से जैसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, चीन और पाकिस्तान दोनों काफ़ी बेचैन हैं और वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो इसकी कोई काट लेकर के आएँ। लेकिन जब तक उनको ये काट नहीं मिलती है भारत का एक एज तो रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।